ठीक है। सो हियर यू सी कि आउट ऑफ 346 वी आर प्रोड्यूसिंग 8.6 million tons, है ना। दिस इज 8.6 million ton, 8.6 million ton of 346.14. How much percentage we are producing? 8.6 divided by 3.46, 2.48%, roughly 2.48%, that is 2.5%. We are producing less than, okay, around 2.5% of the global मीट, है ना। कितना हम प्रोड्यूस करते हैं? 2.5% ऑफ द ग्लोबल मीट। हालांकि हम मिल्क जो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, मिल्क जो प्रोड्यूस करते हैं दैट इज, मिल्क कितना प्रोड्यूस करते हैं? कल लिखाए थे, बताओ कोई जन बताओ, मिल्क कितना प्रोड्यूस होता है इंडिया में? बताओ जी, कितना मिल्क प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में? कितना मिल्क प्रोड्यूस होता है? स्क्रीन को पढ़ा रहे हैं क्या? हाँ, 198 million metric ton. 198 मिलियन मेट्रिक टन इंडिया में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब वर्ल्ड में कितना प्रोड्यूस होता है? गुड, कुछ तो रिस्पॉन्ड करो। पढ़ने के लिए पढ़ो यार, क्यों बिना मतलब कोई डिग्री के लिए पढ़ रहे हो? ठीक है अमित, बताओगे और कुछ? ये वर्ल्ड Approx 900 million metric ton. अप्रोक्स, ठीक है, इट इज 860, ठीक है, 860, अभी 900 नहीं पहुंचा है, ठीक है, ठीक है। फायदा है इसमें, पहुंचने में बहुत समय लगेगा। 860 मिलियन टन्स जो है ना। सो वी आर प्रोड्यूसिंग अराउंड 23% ऑफ द ग्लोबल मिल्क। कितना परसेंट? 23%। हमारे पास जो एनिमल है वर्ल्ड का वो करीब 15% है, 15-15.5% एनिमल है। कितना परसेंट एनिमल है? 15%। 15.5 ना, 15-15.5% जैसा हमारे पास एनिमल है, और 23% हम करीब मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमन बीइंग कितना है? वन बोलो। मतलब 17.5% है वर्ल्ड का है ना। 17% करीब जो है सो ह्यूमन पॉपुलेशन इंडिया में है ना। तो करीब जैसे वी कैन से 1350 मिलियन, है ना, 1.35 बिलियन, इतना ह्यूमन पॉपुलेशन जो है सो इंडिया में रिसाइड करता है। ओके, 135 करोड़ के आसपास ना, है ना। दिस इज 17%। सो ये है ना, तो देखो हमारे पास 17% ह्यूमन पॉपुलेशन है, लेकिन 15-16% करीब जो है सो हमारे पास लाइव स्टॉक है, लेकिन हम 23% मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग हम सही मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन मीट हम बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं। वी आर प्रोड्यूसिंग, है ना, ओनली 2.5% ऑफ द ग्लोबल मीट प्रोड्यूस्ड, और उसमें भी अपने प्रोडक्शन का करीब 20 से 21% हम एक्सपोर्ट करते हैं। अपने प्रोडक्शन का, है ना, मेजोरिटी ऑफ द बीफ सेक्टर का जो है ना, बफलो और कैटल का
वो जो सेक्टर है उसका हम ज़्यादातर हिस्सा हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उस एक्सपोर्ट के कारण इंडिया पिछले 2-3 सालों से, ना पिछले 1-2 सालों का डाटा नहीं है, उससे पहले के सालों में 2-3 सालों में इंडिया वाज नंबर 1 एक्सपोर्टर ऑफ द मीट ना ग्लोबली। हालांकि प्रोड्यूस कुछ नहीं करते लेकिन एक्सपोर्ट हम ज़्यादा करते थे, तो हम जो है सो नंबर 1 एक्सपोर्टर थे। लेकिन यहाँ पर देख लो कि मिल्क के सेक्टर में है ना, मिल्क में हम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम एक्सपोर्ट नहीं करते मिल्क में, है ना। हमारा मतलब अंदर का कंजप्शन जो है सो वही ज़्यादा है। मीट का भी कंजप्शन बहुत ज़्यादा है ना, मीट का भी कंजप्शन रिक्वायर, मतलब नॉन वेजिटेरियन पॉपुलेशन जो है सो अप्रोक्सीमेटली 80% है ना। एनी सोर्स, कोई भी मतलब सोर्स जो है 75% से लेस नहीं बताता है नॉन वेजिटेरियन पॉपुलेशन, है ना। अप्रोक्सीमेटली 80% और उससे ज़्यादा ही होगा, है ना, क्योंकि कई रफ कैलकुलेशन है, कई कैलकुलेशन 90% तक दे आर सेइंग कि ह्यूमन पॉपुलेशन है ना 10 में से 9 जो है वो नॉन वेजिटेरियन है। तो स्टिल मतलब ये क्या है कि ये इकोनॉमिक्स पर डिपेंड करता है ना, जो मतलब मीट का कंजप्शन, जो अगर इकोनॉमी स्ट्रांग होगा तो वहाँ पर कंजप्शन ज़्यादा होगा। इंडिया में मीट का कंजप्शन ओनली 4.5 kg पर इंडिविजुअल है ना, पर कैपिटा पर ईयर है, 4.5 kg है ना। दुनिया में जो डेवलप्ड कंट्री सब है वहाँ 100 kg है, 100 kg 125 kg है ना, पर इंडिविजुअल पर ईयर, इस तरीके से उनका मीट का कंजप्शन है। तो अभी हमारा जो है मीट कंजप्शन बहुत ज़्यादा हाई होने की ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए भी है ना क्योंकि मतलब ये प्रोटीन मीट वाला जो सेक्टर है, मिल्क वाला जो सेक्टर है, वही सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोटीन दे सकता है हमारे फूड में, और हमारे फूड में प्रोटीन की डिफिशियंसी है ना। तो जो रिच कंट्री हैं, जो डेवलप्ड कंट्री है, उनके फूड में देखोगे बैलेंस में सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोटीन होता है। जो पुअर, जैसे जैसे पुअर कंट्री होता है ना, जो पुअरेस्ट होता है उसके फूड में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो हमारा इंडिया एकदम बिल्कुल, मतलब पहले तो ग्रेन भी सरप्लस नहीं था, एनर्जी की भी कमी थी, लेकिन अब एटलीस्ट ग्रेन सरप्लस है, बट प्रोटीन की कमी है ही। ठीक है, मिल्क की अवेलेबिलिटी बताए थे ना, पर डे 406 ग्राम पर डे पर पर्सन। ग्राम पर डे पर पर्सन। रिक्वायरमेंट है 285 ग्राम, करीब 283 ग्राम पर डे पर इंडिविजुअल। ठीक है, ICMR का गाइडलाइन कहता है कि अगर 285 या 283 ग्राम के आसपास अगर मिल्क रहेगा, है ना, तो हमारी जरूरत पूरा हो जाएगी। तो स्टैटिस्टिकली देखोगे तो हम तो उससे ज़्यादा मतलब अवेलेबिलिटी है 406 ग्राम, बट दिस इज स्टैटिस्टिक्स, है ना। ये स्टैटिस्टिक्स बहुत स्क्यूड है ना, बहुत फ्लक्चुएटिंग है। इतना 406 ग्राम ये मैथमेटिकल है कि सबको उपलब्ध है, प्रैक्टिकली में इतना अवेलेबल नहीं है। किसी के घर में मिल्क आता रहता है तो लगभग, है ना, सालों भर, है ना, 4-5 मेंबर की फैमिली रहती है तो 3-3 किलो 4-4 किलो दूध जो है सो प्रत्येक दिन आते रहता है, सालों भर आता रहता है। और किसी किसी के घर में, है ना, महीनों तक, सालों तक जो है सो 1 लीटर दूध भी नहीं आता है, जबकि उस घर में हो सकता है कि ज़्यादा मेंबर हो फैमिली में। ठीक है, तो दिस इज वेरी स्क्यूड। सो अभी भी हमको मिल्क वगैरह बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। तुम देखोगे कि लगभग, है ना, मतलब मिल्क यील्ड में, है ना, हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है लाइव स्टॉक का, बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट लाइव स्टॉक का पॉपुलेशन है, और इसी लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन के कारण हम हाईएस्ट मिल्क यील्ड करते हैं। हमारे बाद जो है सो USA मिल्क प्रोड्यूस करता है, उसके बाद चाइना बहुत बड़ा कंट्री है, ठीक है, तो वो मिल्क प्रोड्यूस करता है ना, लगभग हम लोग का 25% के आसपास, मतलब है ना, वो करीब 50 मिलियन टन जो है ना वो चाइना प्रोड्यूस करता है। और चाइना को टक्कर देता हुआ पाकिस्तान है, छोटा सा कंट्री,
ठीक है, चाइना मिल्क प्रोडक्शन में मतलब वो कभी भी वो तो उसको चाइना को पछाड़ करके हो सकता है थर्ड हो जाए, है ना। तो बस उससे 1-8 मिलियन टन कम जो है सो मिल्क प्रोड्यूस करता है पाकिस्तान। तो उसका वो छोटा सा कंट्री है, जस्ट सी, है ना। तो और तो उसमें जो पर इंडिविजुअल जो मिल्क का कंजम्पशन है या मिल्क का प्रोडक्ट का कंजम्पशन है पाकिस्तान में कहीं हमसे ज़्यादा है, इंडिया से कहीं ज़्यादा है। तो बहुत मायने में हम लोग, है ना, मतलब ये अभी हम लोगों को लाइव स्टॉक सेक्टर में प्रोडक्शन उसी में मतलब बहुत आगे जाना है। अपने आप को हम बहुत कंपेयर करते रहते हैं, है ना, पाकिस्तान से पर्टिकुलरली, ठीक है, पाकिस्तान से, चाइना वगैरह सबसे, लेकिन हम लोगों को बहुत आगे जाना है स्टिल। वो वहाँ पर कंजप्शन करीब करीब हमसे समझो तो नियर अबाउट 2 टाइम्स, है ना, 2.25 गुना जो है सो ज़्यादा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट का कंजम्पशन है वहाँ। हमारा जो है सो कम कंजम्पशन है। हमारे यहाँ के एनिमल की प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, एनिमल हमारे यहाँ है लेकिन वो बहुत ही कम मिल्क यील्ड करते हैं, मतलब 1200-1300। सर क्यों आए, मत आइए। हाँ मत आइए, मतलब हमारे घर में बीमार हैं लोग सब, मत आइए प्लीज। ओके, पाकिस्तान और इंडिया की प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे थे ना। तो हमारे एनिमल की प्रोडक्टिविटी है, इंडियन एनिमल की प्रोडक्टिविटी हार्डली 1300 किलोग्राम पर ईयर, सब मिलाकर के, क्रॉस ब्रीड, है ना, देसी बफलो, इस सब को मिलाएंगे, है ना, और एवरेज करेंगे तो 1300 किलोग्राम एक साल में एक गाय या भैंस, है ना, एक एनिमल, डेयरी एनिमल, वो मिल्क प्रोड्यूस करती है। ठीक है, क्रॉस ब्रीड का ज़्यादा है, ठीक है, 1.5 गुना करीब। और ये जो इंडिजिनस है अपनी देसी गाय, है ना, उसका एवरेज बहुत कम है, करीब करीब 600-700 किलोग्राम, है ना, इससे ज़्यादा नहीं पर काउ। जबकि दुनिया में, है ना, मतलब जो डेवलप्ड कंट्री सब है, ठीक है, उसका उनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। जैसे यूएसए का में, है ना, करीब 10,500, यूके वगैरह, यूके फ्रांस 9,000 8,000 किलोग्राम, समझ रहे हो। इंडिया में कहाँ 1.3, 1,000, है ना, 1.3, ओके।
और बाकी मतलब जो डेवलप्ड कंट्री सब है उसमें मिल्क प्रोड्यूस जो कर रहा है वो है ना, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ठीक है, ये सब करीब 8,000 9,000, यूएसए वगैरह मतलब 10,500, है ना, डेनमार्क वगैरह 11,000 के आसपास, इजराइल जो है वो 13,000 किलोग्राम, है ना, मतलब वो 1,300 से 13,000, ठीक है, मतलब 10 गुना ज्यादा, समझ रहे हो। तो मतलब वो मिल्क की प्रोडक्टिविटी पर एनिमल हमारी कितनी कम है, बहुत ज्यादा ही कम है। वर्ल्ड एवरेज भी ज्यादा है, करीब 2,200, है ना, पर एनिमल करीब 2,200 किलोग्राम जो है सो मतलब वर्ल्ड का एवरेज है। लेकिन हमारे इंडियन एनिमल का प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। तो ये चीजें सिर्फ हमको ये नहीं बताता है ना, अभी मैं बताया था कि बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है, तो हमको ये स्कोप भी देता है ना, इट गिव्स अ स्कोप कि हम कितना आगे जा सकते हैं, मिल्क प्रोडक्शन वगैरह में हम कितना ज्यादा आगे जा सकते हैं, ये हमको स्कोप भी देता है। ना, मतलब 10 गुना अभी बढ़ने की क्षमता है। तुम देखोगे कि जो क्रॉप सेक्टर है ना, वो क्रॉप सेक्टर का ग्रोथ स्टेगनेंट हो गया पिछले कई सालों में, वो बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है ना। लेकिन ये एग्रीकल्चर क्रॉप में देखो, पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को 3 भाग में बांट सकते हैं। 1/3 कंट्रीब्यूशन है क्रॉप सेक्टर का, 1/3 कंट्रीब्यूशन है करीब हॉर्टिकल्चर सेक्टर का, और 1/3 कंट्रीब्यूशन है करीब एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर का। तो ग्रोथ रेट जो है वो एनिमल हस्बेंड्री और हॉर्टिकल्चर सेक्टर, इसका बहुत ज्यादा है, 5-5.5% के आसपास है। ये सब मिला करके पूरा एग्रीकल्चर का ग्रोथ सेक्टर करीब है ना 2-2.5% के आसपास बनता है, इससे ज्यादा नहीं बनता है ना। 2%, 2.5%, 3% हार्डली, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से जाता है एग्रीकल्चर का। तो वो तब है जब इसमें मतलब 5.5-6% के हिसाब से एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर अपना ग्रोथ कंट्रीब्यूशन देता है, और जो कि उसका एक तिहाई हिस्सा है, और 1/3 हिस्सा हॉर्टिकल्चर है, जिसका कि ग्रोथ रेट वो भी 5% से ज्यादा रहता है तब। तो अगर है ना ये दोनों मेजर सेक्टर, तो तुम मतलब इस हिसाब से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि भाई क्रॉप का है, क्रॉप सेक्टर एक्चुअली सिर्फ जो ग्रेन वगैरह का है उसका ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं है। तो इन सब सेक्टर्स को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यही जो है सो पूरे इंडिया को न्यूट्रिशनल सिक्योर करेगा। अदरवाइज तो मतलब सिर्फ क्रॉप सेक्टर में ये पोटेंशियल नहीं है। ठीक है। कल बताए थे कि बफेलो जो है सो 49% मिल्क प्रोड्यूस करता है। बफलो इंडिया में जितना मिल्क प्रोड्यूस होता है उसका 49% मिल्क बफलो प्रोड्यूस करती है ना। और काव लगभग 48 से 49%, वो भी 48 to 49% काउ मिल्क प्रोड्यूस करता है। और गोट रेस्ट ऑफ द मिल्क है ना 3% के आसपास गोट मिल्क और बाकी अदर मिल्क मिला करके प्रोड्यूस होता है। सर यहाँ एक क्वेश्चन है सर। हाँ बताओ सर, जो आप मिल्क की प्रोडक्टिविटी की बात किए हैं, जो 1,300 से 13,000 मतलब वो कंपेयर किए हैं, तो इंडिया में मतलब पिछले कुछ सालों से बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? क्योंकि ब्रीड की क्वालिटी तो बढ़ी है। ब्रीड की क्वालिटी बढ़ी है? किस मामले में ब्रीड की क्वालिटी बढ़ी है? सर गाय या फिर किसी में देखते हैं कि जो पहले देसी नस्ल की यूज करते थे, अब फ्रीजियन या जर्सी मैक्सिमम जगह दिखते हैं, तो फिर कैसे इसका प्रोडक्टिविटी में थोड़ा सा इजाफा जरूर हुआ है। ठीक है। जब मैं 7-8 साल पहले यही कोर्स पढ़ाया करता था तो उस समय करीब डाटा हुआ करता था 1200 के आसपास, 1160, समझे? यस सर। 1160 और यहाँ 1160 से हो गया है ना, यहाँ पर हो गया है 1300। ठीक है। लेकिन इस दौरान जो जैसे कि है ना इजराइल वगैरह मतलब 13,000 पर ले गए है ना, उनका करीब 9,000 था, 9,000 से 13,000 पर ले गए। यूएसए जो है वो करीब 7,000 से लेस हुआ करता था। ठीक है। यस सर। तो वो जो है सो 10,500 से ज्यादा ले गया।
सर तो मतलब क्या प्रोसेस रहा है इस ग्रोथ का, इसमें अब क्या किया जा सकता है इंडिया में उनके कंपेयर में, इस पे कुछ? हाँ, इस इन्हीं चीजों को जब आप लंबे समय में जब स्टडी करेंगे, ठीक है ना, तो ये पूरा जो एनिमल हस्बेंड्री वगैरह जो पढ़ाया जाता है उसी चीज को होलिस्टिक रूप से ध्यान में रख करके, मतलब ध्यान यही देना है कि प्रत्येक चीज में किस तरीके से हम ध्यान दें। मतलब प्रत्येक चीज को सिर्फ है ना, मतलब हमें जैसे खेती करने के लिए बीज तो आवश्यक है ही, है ना, बीज की आवश्यकता है ही, तो मतलब अच्छे नस्ल का बीज, बस समझ रहे हो, तो यहाँ खेती नहीं है तो अच्छे नस्ल का एनिमल को प्रमोट करने का, हमारा एनिमल जो खराब नस्ल का उसको हम धीरे धीरे रिप्लेस करें, है ना, अच्छे नस्ल वगैरह का यूज करें। लेकिन कई प्रोपेगेंडा सब भी होता है ना बच्चा, है कि नहीं है ना? यस सर। तो मतलब एवरीथिंग यू नो, जस्ट आप देख लो कि डाइवर्ट सबसे ज्यादा जो है जो फोर्स है वो इकोनॉमिक्स है, जिसमें रिटर्न मिलेगा किसान उसको अडॉप्ट करता है ना, जिसको ज्यादा। तो जैसे देसी के बदले में जो तुम कह रहे हो HF, हॉल्स्टीन फ्रीजियन, जर्सी, एक्सोटिक, है ना, ये सब गायें ज्यादा दूध दे रही है, तो जिनके पास पैसा होता है वो देसी छोड़ करके इन नस्लों की गायों को लेते हैं, है ना, बफलो वगैरह लेते हैं। लेकिन ये है कि और वो करेंगे ही समय के साथ साथ, लेकिन पॉलिटिकल फैक्टर भी कई बार मतलब वो कई बार क्या है ना, मतलब वो भी मतलब फोर्स करता है। जैसे कि अभी चला है कि भाई मतलब हम अपनी देसी गायों को, है ना, देसी गायों को पॉपुलर करें। नेचुरली देसी कुछ ऐसी ब्रीडें हैं जो कि पूरा ऑल ओवर इंडिया अगर यूज हो, है ना, तो अच्छी गाय कुछ ब्रीड, है ना, जैसे कि साहिवाल, गिर, ठीक है, तो ये गाय सब अगर पॉपुलर हो ऑल ओवर इंडिया, तो भाई मतलब वो अच्छा प्रोडक्शन जो है सो मतलब इन्हांस करेगा। लेकिन फिर यह है कि इस सब का भी लिमिटेशन है, कौन कितना कहाँ पर अडॉप्टेड है, नहीं अडॉप्टेड है। एक्सोटिक का भी अपना लिमिटेशन था, वो तो इतनी दूर से आया, है ना, और टेम्परेट इन्वायरमेंट से ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट में आया, है ना, टेम्परेट इन्वायरमेंट से ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट में आया, फिर भी अपना प्रोड्यूस कर रहा है। नेवरदलेस मतलब ये है कि मतलब कई बार हम उससे फोर्स होते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर से फोर्स होते हैं, जिसके कारण से दिक्कत होती है। ठीक है, तो फिर भी ये है कि हम सिर्फ अच्छे नस्ल को अडॉप्ट करें, देन खान पान को सुधारें, है ना। अभी जो हमारा मेजर उनका फीड, जो जब तुम धीरे धीरे जाओगे तो पता चलेगा कि नहीं, मेजर फीड जो है ना, प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा फीड का इम्पोर्टेंस होता है। तो फीड जो है सो ज्यादा हमारा क्या है कि रफेज बेस्ड है फीड, है ना। चारा जो है सो सिर्फ गेहूं है तो गेहूं का भूसा है, धान है तो धान का पुआल है, ठीक है। जो बाय प्रोडक्ट होता है वो सिर्फ जाता है, मेन प्रोडक्ट वगैरह ग्रेन वगैरह कम ही डाइवर्ट होता है ना। ग्रीन फूडर वगैरह कम होता है और उसकी स्कार्सिटी भर साल बनी हुई रहती है, बैलेंस राशन नहीं रहता है, ठीक है। तो बैलेंस राशन, ये सब कई सारे फैक्टर्स हैं। तो इन सबको अगर हम सुधारेंगे तो फिर धीरे धीरे हमें ट्रिमेंडस स्कोप है ग्रोथ करने का, और वी विल ग्रो। ठीक है, लेकिन चीज ये है कि जहां पर किसी भी एनिमल का, किसी भी ह्यूमन बीइंग का, है ना, उस एरिया में जो है डेवलप करता है सालों साल, हजारों सालों में और मिलियंस ऑफ ईयर्स में, लाखों सालों में, तो उस क्लाइमेट के हिसाब से वहां पर जो अवेलेबल फूड वगैरह होता है ना, उसके अनुसार अपने आप को अडॉप्ट करता है, उस हिसाब से डेवलप करता है। तो हमारा इंडियन कंडीशन में जो कैटल है ना, जो गाय है जो कि 1 लीटर 2 लीटर दूध दे रही है, ठीक है, वो कुछ भी नहीं खा करके, एक प्रकार से, है ना, सिर्फ वो भूसा खा करके, है ना, या मतलब उसको दाना वगैरह कुछ नहीं मिलता है, हाँ, लेकिन भूसा, सूखा घास, है ना, कुछ इस तरीके से ये चीजें खा करके, बाय प्रोडक्ट खा करके 1-2 लीटर दूध देती है। उनकी बॉडी वेट भी कम होती है, 250-300 करीब 100 किलो का भी हमने गाय देखा है जो कि बच्चियां दी है ना। लेकिन जो वेस्टर्न वाले और टेम्परेट वाले एनिमल सब हैं, उनका बॉडी वेट बहुत ज्यादा होता है, 1000 किलोग्राम, 700, 800, 1000 किलोग्राम बॉडी वेट होता है। वो एनिमल ग्रेन बेस्ड डाइट पर सरवाइव करेंगे या ग्रीन फॉडर बेस्ड डाइट पर,
है ना, उनके डाइट में सफिशिएंट दाना होना चाहिए, हरा चारा वगैरह होना चाहिए, है ना, या हरा चारा से डिराइव किया हुआ प्रोडक्ट वगैरह, साइलेज वगैरह कहते हैं, ठीक है, तो वो सब चीज होना चाहिए, है ना। ये इस तरीके से मतलब सूखा भूसा उसा नहीं होना चाहिए, ओके, ज्यादा अमाउंट में ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वैसे एनिमल है ना हमारे यहाँ जो उपलब्ध है ज्यादा मात्रा में, उन चारा को नहीं पचा सकते हैं, तो कंप्लीट रिप्लेसमेंट भी इसका सॉल्यूशन नहीं है ना। वो कि कंप्लीट हम अपने एनिमल, हमारा जर्म प्लाज या हमारी नस्ल बहुत खराब है, ऐसी बात नहीं है। हमारा नस्ल जो है सो ऐसा है कि भूसा वगैरह को पचा सकता है और पचा करके भी 1-2 लीटर दूध दे सकता है। तो अगर है ना 1-2 लीटर दूध, सपोज करो कि मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 100 किलो की गाय है या 125 किलो की गाय है, वो कुछ खा करके 1 लीटर दूध दे रही है, कुछ नहीं खा करके, है ना। तो ऐसी 10 गायों को ले लो, 1000 किलो बॉडी वेट होगा ना, 1000 बॉडी वेट में करीब 10 लीटर तुमको मिल्क मिलेगा, है ना। तो 10 लीटर, 10 गाय है ना, 10 गाय 100-125 किलो वाली छोटी छोटी नस्ल की पहाड़ी गाय, ठीक है, 1-1 लीटर दूध दे रही है, लेकिन उसमें इनपुट कुछ भी नहीं मिल रहा है, ऐसे ही छोड़ दिया गया और फिर वो शाम को आ गई। कोई देखने वाला ने, कोई उसमें इनको खिलाने उलाने का दाना देने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, और 10 लीटर दूध दे रही है। लेकिन यही अगर एक गाय हम अच्छे नस्ल का यूज करेंगे जो कि 10 लीटर दूध देगी, है ना, तो वो 10 लीटर हमारी पारंपरिक खेती का एक अभिन्न अंग रही है। तो 10 लीटर दूध जो है, हाँ, तो 10 लीटर दूध देने के लिए, है ना, वो एग्जोटिक गायों से या अच्छे नस्ल की गायों से 10 लीटर दूध लेने के लिए हमको उसके राशन में दाना पानी, दाना वगैरह जो है ग्रेन बेस्ड, वो ज्यादा इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। अगर हम ग्रेन वगैरह सफिशिएंट इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, है ना, तो 10 लीटर दूध हम नहीं ले सकते। उसका केयर भी करना पड़ेगा बहुत बढ़िया से, है ना, पर्टिकुलर टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करो, हाई टेम्परेचर वगैरह वो बर्दाश्त नहीं करेंगी, है ना, तो उसके लिए एकदम बिल्कुल वो सारा केयर आप मेंटेन करेंगे तभी 10 लीटर दूध लें। तो इस हिसाब से हमारी गायें जो है सो लगभग ठीक है ना, लेकिन स्टिल उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है, उसी में कुछ उसी का इम्प्रूवमेंट करने का जरूरत है ना। ब्रीड इम्प्रूवमेंट का कई तरीका होता है, उसमें होता है सिलेक्शन, एक क्रॉस ब्रीडिंग हो गया, नया ब्रीड बनाना, नया ब्रीड को अडॉप्ट करना, ठीक है। उसी में होता है कि एक सिलेक्शन एक तरीका होता है, हजारों सालों से, है ना, वेरिएशन के कारण सिलेक्शन होता है। सपोज करो इंडिजिनस ही, है ना, इंडिजिनस ही कोई एक देसी गाय ले लो, सपोज करो कि मान लो कि वाराणसी का एक ब्रीड है गंगा तीर, है ना, मान लो कि ये गाय देती है ऑन एन एवरेज, सपोज करो कि 3 लीटर दूध देती है ऑन एन एवरेज, है ना, एवरेज गाय गंगा तिरी सपोज करो कि 3 लीटर दूध देती है। लेकिन इसी में जो बेस्ट है ना, वो 10 लीटर 12 लीटर तक दूध देती है, या 8 लीटर 9 लीटर तक दूध देती है। तो ऐसे बेस्ट 50 एनिमल को सेलेक्ट किए, 20 एनिमल को सेलेक्ट किए, उसको रिप्रोड्यूस करवाए। गंगा तेरी में सब गंगा तेरी को अपॉर्चुनिटी नहीं दी है, लो प्रोड्यूसिंग वाले को नहीं, है ना। इसमें जो बेस्ट है उसको हमने सेलेक्ट किया और उसको रिप्रोड्यूस किया, और पार्टिकुलरली फीमेल को सेलेक्ट नहीं किए। फीमेल को सेलेक्ट करेंगे तो फीमेल मतलब आधा हर्ड है, पूरा हर्ड को सिलेक्शन करना पड़ेगा। जो ये गाय, जो बेस्ट गाय हैं, है ना, जो 12 लीटर गंगा तेरी में 12 लीटर या 10 लीटर इस तरीके से दूध दे रही थी, उनका जो मेल पेरेंट है बुल, उस बुल को सेलेक्ट किए, है ना, और उसको प्रोपगेट किए। बुल को प्रोपगेट मतलब कुल मिलाकर के बुल का सीमेल लेकर के, ठीक है, सीमेल लेकर के बाकी जो बेस्ट गायें हैं गंगा तेरी की फीमेल, है ना, उसमें भी हाई प्रोड्यूसिंग, उसको हम इस तरीके के, या इस जो हमारा अच्छा बुल था गंगा तेरी में बेस्ट बुल, उसके सीमेन से इंसेमिनेट करवाए, तब जो ऑफस्प्रिंग वगैरह प्रोड्यूस होगा, है ना, वो ज्यादा दूध देने का उसमें कैपेसिटी होगा, है ना। तो इसी तरीके से सिलेक्शन ये संभव है ना। और ये जो विदेशी गाय वगैरह है ना, विदेशी गाय सपोज करो कि हॉल्स्टीन फ्रीजियन, है ना, ये सब 100 सालों में
करीब 6-7 गुना से लेकर के 10 गुना तक, है ना, इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है मिल्क प्रोडक्शन में। 4-5 किलोग्राम से लेकर के, ठीक है ना, और 40 किलोग्राम तक जो है सो मतलब वो पहुंच गई हैं ये गाय। तो यही सब प्रोसेस है ना, सिलेक्शंस वगैरह, तो ये सब प्रोसेस अडॉप्ट करें, फिर ग्रेन वगैरह हम प्रोड्यूस करें, और ग्रेन का चंक जो है सो एक इधर भी ट्रांसफर हो, लाइव स्टॉक सेक्टर में भी ट्रांसफर हो। अभी जो ग्रेन है वो ग्रेन का ज्यादा शेयर कैटल फीड में नहीं ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है, वो होगा, है ना। अभी भी जब ज्यादा हम सरप्लस प्रोड्यूस करने लगेंगे तो ग्रेन हम इधर प्रोड्यूस करेंगे। ये सब चीजें आएंगी समय के साथ। अभी जो दाना है वो दाना, है ना, मतलब ह्यूमन बीइंग को दाना जाता है, उसके बाद जो मेजर जाता है वो जाता है पोल्ट्री में। इंडिया में लाइव स्टॉक में सबसे ज्यादा दाना चला जाता है पोल्ट्री सेक्टर। थोड़ा सा दाना जो बचता है वो कैटल इंडस्ट्री में जाता है ना, कैटल काऊ वगैरह को जाता है, बाकी कम ही जाता है इधर। एग लिखो, एग प्रोडक्शन जो था वो कल 114 बिलियन इन नंबर्स, और अगर मीट्रिक टन में लिखोगे वेट के हिसाब से तो 6.29 मिलियन टन्स, सॉरी 6.29 मिलियन टन्स। ठीक है, तो हमने आपको मीट की अवेलेबिलिटी बता दिया 4.5 किलोग्राम पर इंडिविजुअल पर ईयर। मिल्क की अवेलेबिलिटी 406 ग्राम पर इंडिविजुअल पर डे। एग की अवेलेबिलिटी 86 एग्स पर इंडिविजुअल पर ईयर, 86 एग्स पर इंडिविजुअल पर ईयर। ग्रोथ रेट एग प्रोडक्शन का है 10.19%। एग प्रोडक्शन हाईएस्ट ग्रोथ, और वो पिछले 4-5 सालों से इस तरीके से 10% के आसपास रहा है ग्रोथ रेट। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टैटिस्टिक्स, और हमने आपको बताया कि कितना हम प्रोड्यूस करते हैं, हम दुनिया में कहाँ पर हैं, है ना, मीट प्रोडक्शन में, मिल्क प्रोडक्शन में, है ना, इन सब चीज़ों में, इन सेक्टर्स में। और अब हम नाउ विल स्टडी द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, है ना। अगले क्लासों में हम ब्रीड वगैरह स्टडी करेंगे, और कैसे कैसे रख रखाव करते हैं एनिमल सब का, उन सब केयर और मैनेजमेंट, ये सब चीज नेक्स्ट क्लास स्टडी करेंगे। ओके ओके सर। चलो।